पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? सोशल मीडिया पे, तार पत्र में, समाचार पत्र में या राजपत्र यानी गैजेट में? तो इसका डी ऑप्शन है, जो अधिसूचना होती है उसका प्रकाशन होता है राजपत्र यानी गजट में। दूसरा क्वेश्चन है, पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा अनुस्मारक, सी ऑप्शन। क्या होता है अनुस्मारक? पहले भेजे गए किसी पत्र पर कार्यवाही न होने पर उस पत्र की याद दिलाने के लिए जो दूसरा पत्र भेजा जाता है तो उसे कहा जाता है अनुस्मारक। अनुस्मारक यानी अनुस्मरण, अनुस्मरण करने के लिए जो पत्र भेजा जा रहा है, याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजा जा रहा है उसे कहते हैं अनुस्मारक, यानी स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सटीक आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, कार्यालयीय पत्रों की भाषा होती है बोलचाल की भाषा, औपचारिक भाषा, काव्यात्मक भाषा या सरल भाषा? तो ये है औपचारिक भाषा। जो कार्यालयीय पत्र होते हैं जैसे सरकारी पत्र, वहां पे आपको औपचारिक रूप से भाषा का प्रयोग करना होता है। जैसे कोई बड़ा अधिकारी है तो औपचारिकता आपको निभानी पड़ती है वहां पे, तो इसलिए कार्यालयीय पत्रों की जो भाषा होती है वो होती है औपचारिक भाषा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहा जाता है? देखो, जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा प्रेषिती। अब यहां पे देखो, जो पत्र लिखता है, जो पत्र लिखता है उसे कहते हैं प्रेषक, और जिसे पत्र लिखा जाता है, जिसे पत्र भेजा जा रहा है तो उसे कहते हैं प्रेषिती। तो प्रेषक और प्रेषिती ये दोनों शब्द आपको यहाँ पे नोट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, परिपत्र किस श्रेणी में आता है? व्यक्तिगत पत्र में, पारिवारिक पत्र में, सामाजिक पत्र में या कार्यालयीय पत्र में? सही आंसर हो जाएगा परिपत्र आता है कार्यालयीय पत्र में। अब परिपत्र होता क्या है, तो पहले आपको परिपत्र जाना कि होता क्या है। परिपत्र जब एक ही विषय पर कोई सरकारी पत्र अनेक विभागों या अथवा अनेक अधिकारियों को एक साथ भेजा जाता है, अनेक विभागों को भेजा जाता है, विभागों या अनेक अधिकारियों को एक साथ पत्र भेजा जाता है तो उसे कहते हैं परिपत्र। एक ही विषय पर अनेक विभागों को एक साथ एक पत्र भेजा जाता है तो उसे कहते हैं परिपत्र। और ये किस प्रकार का पत्र है? कार्यालयीय पत्र है, क्योंकि कार्यालय में इसका प्रयोग होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, दोस्तों ये वाला टॉपिक पत्र लेखन वाला, जो हिंदी पत्र लेखन वाला टॉपिक है, ये मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं, पूरे डिटेल्स में मैं आपको करा चुका हूं, और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो इसलिए अगर आपको ये टॉपिक देखना है तो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट आपके लिए बनाई गई हिंदी व्याकरण की, और वहां पर ये वाला लेक्चर आप जरूर देखें और उसके बाद इन क्वेश्चनों को कीजिए। इन क्वेश्चनों की ये 50 क्वेश्चन है हिंदी पत्र लेखन संबंधी, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा इन क्वेश्चनों का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यहाँ से 100% क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in। क्वेश्चन नंबर 6 है, अर्ध सरकारी पत्र के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसमें पाने वाले को पदनाम से संबोधित किया जाता है, ये इसमें गलत है। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्योंकि देखो, जो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं उसमें मित्रता, आत्मीयता और व्यक्तिगत भाव होता है। वैयक्तिक जो भाव प्रदर्शित उसमें करते हैं, मित्रता का भाव उसमें प्रदर्शित करते हैं, आत्मीयता का भाव उसमें प्रदर्शित करते हैं। तो इसलिए उसमें जो जिसके लिए भेजा जा रहा है, यानी जो पाने वाला है, उसका पदनाम से उसको संबोधित नहीं किया जाता। देखो, सरकारी पत्र में तो पदनाम से संबोधित करना जरूरी होता है, और सरकारी पत्र में औपचारिकता निभानी पड़ती है। सरकारी पत्र आप अपने बड़े अधिकारी को भेज सकते हैं। अर्ध सरकारी पत्र क्या होते हैं, इसमें कहीं ना कहीं क्या होता है, मित्रता का भाव देखने को मिलता है, आत्मीयता का भाव देखने को मिलता है, तो इसमें पदनाम की जरूरत नहीं होती। तो मैं आपको कंप्लीट इसका फॉर्मेट भी बता चुका हूं उस वीडियो में कि किस प्रकार का फॉर्मेट होता है सरकारी पत्र का, अर्ध सरकारी पत्र का, या जो अन्य पत्र होते हैं। बाकी ये तीनों ऑप्शन सही, ऊपर संस्था या कार्यालय के नाम, स्थान आदि का उल्लेख होता है, यथा स्थान, दिनांक और क्रमांक का उल्लेख भी होता है, और ऊपर बाईं ओर प्रेषक का नाम और पदनाम लिखा जाता है। तो ये बिल्कुल तीनों ऑप्शन सही है, केवल इसमें पदनाम से संबोधित नहीं करते हैं जो पाने वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय
मंतव्य अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टिप्पण। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश निर्देश देना यानी टिप्पण। और टिप्पण कितने प्रकार के होते हैं? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछता है। तो टिप्पण होते हैं 2 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 8 है, विभिन्न घटकों में से सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता? संबोधन, अभिवादन, स्थान का नाम या दिनांक। 8 का हो जाएगा अभिवादन नहीं होता है। देखो अभिवादन में कैसे कैसे शब्द हम प्रयुक्त करते हैं, जैसे सुप्रभात, सुप्रभात, आप कैसे हो, या प्रियवर। अब सुप्रभात या प्रियवर हम किन पत्रों में इसका प्रयोग करते हैं? जो सरकारी पत्र नहीं होते हैं। जैसे जो हमारे जैसे हम शादी का निमंत्रण अगर किसी को भेजना है तो प्रियवर, या किसी मित्र को बधाई पत्र भेजना है तो प्रियवर, अगर सुबह भेजना सुप्रभात। तो ये उन व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी अभिवादन उन व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनके साथ हमारा मित्रता का संबंध हो, आत्मीयता का संबंध हो। लेकिन सरकारी पत्र में आपको औपचारिक भाषा का प्रयोग करना होता है, औपचारिकता निभानी होती है, तो इसके लिए इसमें अभिवादन का प्रयोग नहीं किया जाता। संबोधन का प्रयोग होता है, स्थान का नाम होता है और दिनांक तो ये हो गया, ठीक है। तो इसलिए बी ऑप्शन अभिवादन इसमें नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा प्रारूप गजट में प्रकाशित होता है? तो यहाँ पे अधिसूचना ये गजट में प्रकाशित होती है। अधिसूचना को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? नोटिफिकेशन। कई बार आता है कि गजट को क्या कहा जाता है? नोटिफिकेशन। और अधिसूचना को गजट में प्रकाशित किया जाता है। अब यहाँ पे देखो जो अन्य ऑप्शन है, परिपत्र क्या होता है? परिपत्र को गस्ती पत्र भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछता है कि गस्ती पत्र किसे कहा जाता है? परिपत्र को ही कहा जाता है। और परिपत्र होता क्या है? सरकारी पत्र, कई विभागों में इसे एक साथ प्रेषित किया जाता है। कई अधिकारियों को या कई विभागों को एक साथ प्रेषित किया जाता है, एक ही विषय पर एक साथ प्रेषित किया जाता है विभागों को एक ही विषय पर, तो उसे कहते हैं परिपत्र या गस्ती पत्र। उसके बाद अनुस्मारक यानी अनुस्मरण, यानी स्मरण की याद को याद करने के लिए, स्मरण दिलाने के लिए, यानी पत्र किसी भेजे गए पत्र की याद दिलाने के लिए दूसरा पत्र जो भेजा जाता है उसे कहते हैं अनुस्मारक पत्र। यानी कोई एक पत्र भेज दिया, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, ठीक है, तो फिर उस पत्र की याद दिलाने के लिए कि हमने वो पत्र आपको भेज रखा है, जो दूसरा पत्र भेजा जाता है उसे कहते हैं अनुस्मारक। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। परिपत्र किस श्रेणी में आता है? सामाजिक पत्र में, कार्यालय पत्र में, व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र में? तो ये आता है कार्यालय पत्र में। क्वेश्चन नंबर 11, कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर लिखा जाता है, तो सबसे ऊपर लिखा जाता है कार्यालय का स्थान। सी ऑप्शन हो जाएगा। अब स्थान जैसे अगर किसी मंत्रालय से भेजा जा रहा है तो मंत्रालय का नाम, विभाग का नाम या कार्यालय का नाम उसमें होता है, तो कार्यालय का स्थान सबसे ऊपर होता है कार्यालय पत्र में। फॉरवर्डिंग मैंने आपको बता रखा है इनका। क्वेश्चन नंबर 12 है, पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र कहलाता है। पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए अनुस्मारक पत्र से कहते हैं। 12 का बी ऑप्शन। 13 है, इनमें से कार्यालय आदेश है। कार्यालय के पदाधिकारी की वेतन बढ़ोतरी की आदेशों की सूचना या कार्यालय के पदाधिकारी द्वारा किए गए अपराध की आदेशों की सूचना, कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना, ये होता है कार्यालय आदेश। क्वेश्चन नंबर 14 है, टिप्पण लिखने में उच्च अधिकारी किस और हस्ताक्षर अंकित करते हैं? तो टिप्पण लेखन में जो उच्च अधिकारी होते हैं वो करते हैं दाईं ओर हस्ताक्षर। तो जो उच्च अधिकारी होगा वो दाईं ओर हस्ताक्षर करेगा। अब देखो टिप्पण ये कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार का होता है टिप्पण? कई बार प्रश्न बनता है एग्जाम में, दो प्रकार का। और टिप्पण होता क्या है? तो किसी प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय या मंतव्य प्रकट करना ही टिप्पण कहलाता है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगर आपको पत्र लेखन के नोट्स चाहिए, कंप्लीट डिटेल्स नोट्स, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां से आप पत्र लेखन के डिटेल्स नोट और साथ में ये एमसीक्यू भी है, जो 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू, वो भी आपको मिल जाएगा। तो लिंक आपको दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करें। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक ही पत्र जब एक साथ कई प्रेषितों को भेजा जाता है तो उसे कहते हैं परिपत्र। क्वेश्चन नंबर 16 है, कार्यालय पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए?
तो औपचारिक भाषा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रारूपण को कहा जाता है। तो प्रारूपण को ड्राफ्टिंग कहा जाता है। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। प्रारूपण को कहा जाता है ड्राफ्टिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त होने में देरी हो जाए तो पुनः याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो अनुस्मारक। स्मरण दिलाने के लिए, तो 18 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र है। उत्तम पुरुष शैली में कौन सा पत्र लिखा जाता है? परिपत्र, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश या अर्धशासकीय पत्र। तो डी ऑप्शन, उत्तम पुरुष शैली में ये लिखा जाता है। मैं उत्तम पुरुष शैली में ये लिखा जाता है अर्थशास्त्र का पत्र। 19 का हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है, पत्रकारिता की बैसाखियां कौन सी है? सच्चाई, संतुलन, निष्पक्षता या उपयुक्त सभी। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या होती है, बिल्कुल ये सही है। पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, ये गलत है, क्योंकि देखो सबसे ऊपर क्या होगा? पत्र संख्या होगी। सबसे ऊपर जो शासकीय पत्र होते हैं उसमें सबसे ऊपर पत्र संख्या होती है, तो पत्र संख्या के ऊपर तो तिथि वैसे भी नहीं ले सकते हैं, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ये शासकीय पत्र के संदर्भ में गलत कथन है। बाकी पत्र के बाएं ओर सेवा में लिखा जाता है और संबोधन महोदय बाएं ओर लिखा जाता है। बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 22, यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे कहते हैं, यहाँ पे परिपत्र। क्या इसे अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद? तो अधिसूचना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नोटिफिकेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? अनौपचारिक पत्र की यहाँ पे बात की जा रही है। तो 24 का यहाँ पे ऑप्शन देखो, मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिलाधिकारी को लिखा गया पत्र। तो जिलाधिकारी को लिखा गया पत्र, जिला अधिकारी को हम लिख रहे हैं, किसी बड़े अधिकारी को लिख रहे हैं, तो इसमें हमें औपचारिकता का भाव दिखाना पड़ेगा, भाव प्रकट करना पड़ेगा। तो ये है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जैसे सरकारी पत्र होते हैं वहां पे हमें औपचारिकता दिखानी होती है। अनौपचारिक पत्र जैसे मित्र को लिखना, विवाह निमंत्रण के लिए लिखना है किसी संबंधी को, या शुभकामनाओं के लिए। देखो बी ऑप्शन है, बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया। तो मित्र को जब आप पत्र लिख रहे हो तो इसमें आपको औपचारिकता निभाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें आप मित्र को अपनी भाषा में, जैसे आपके मित्र के साथ आपके विचार हैं वैसे आप उसको पत्र लिखोगे। तो बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को पत्र लिखा गया, ये एक अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। गांव में पुस्तकालय खुलवाने हेतु जिला परिषद के अध्यक्ष को लिखा गया पत्र, ये भी औपचारिक पत्र है। और प्रधानाचार्य जी को लिखा गया पत्र भी औपचारिक पत्र है। तो 24 का बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? 25 का, तो यहां पे देखो, इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है, बिल्कुल होता है। मित्रता का भाव इसमें होता है, व्यक्तिगत का भाव इसमें होता है। दूसरा ऑप्शन है, वह पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। जो अर्धशासकीय पत्र हैं ये लिखे जाते हैं, इनकी जो शैली होती है, वो होती है उत्तम पुरुष शैली। उत्तम पुरुष शैली में लिखे जाते हैं अर्ध सरकारी पत्र, ये आपको नोट करना होगा। तो इसलिए क्योंकि अन्य पुरुष शैली में ये नहीं लिखे जाते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल सही बात। औपचारिक शब्दों से आरंभ हम किसको करते हैं? जो सरकारी पत्र होता है। अर्ध सरकारी पत्र में इसकी आवश्यकता नहीं होती है और प्राय समान स्तर के अधिकारी के साथ ये पत्र व्यवहार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, अधिसूचना प्रकाशित होती है, तो ये होती है सरकारी गजट में। 27 है, यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परिपत्र। 27 को हो जाएगा बी ऑप्शन। 28 है, कौन सा कथन असत्य है? अर्धशासकीय पत्र मित्रता पूर्ण भाषा में लिखा जाता है, ये बिल्कुल सही है। संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत भाव आ गया, मित्रता का भाव आ गया, तो प्रिय लिख सकते हैं। स्वनिर्देश के लिए आपका सद्भावी
सिंसियरली यानी ये लिखा जाता है बिल्कुल सिंसियरली, सद्भावी लिखा जाता है। इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है। ये इसमें गलत है, क्योंकि देखो जो अर्ध सरकारी पत्र है, हम समान अधिकारी जो लगभग क्या है एक लेवल के अधिकारी होते हैं वो आपस में ऐसा पत्र व्यवहार करते हैं, तो इसमें जरूर नहीं है कि भेजने वाला हस्ताक्षर के साथ अपने पद का भी उल्लेख करे। ये होता है सरकारी पत्रों में। तो 28 का डी ऑप्शन है। 29 है, कौन सा पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो 29 का हो जाएगा वैयक्तिक पत्र। जो वैयक्तिक पत्र होते हैं वो जैसे बधाई पत्र हो गया, शुभकामना पत्र, आमंत्रण पत्र, ये अनौपचारिक की श्रेणी में आते हैं। बाकी अनुस्मारक पत्र, अधिसूचना परिपत्र, ये आते हैं औपचारिक श्रेणी में। जितने भी सरकारी पत्र हैं वो सारे के सारे औपचारिक श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत शैली में पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अर्ध सरकारी पत्र। और ये समान स्तर के अधिकारी ऐसा करते हैं। ये क्या करते हैं, पत्रों को व्यक्तिगत शैली में या मित्रता के भाव में लिखते हैं तो उन्हें कहते हैं अर्ध सरकारी पत्र। 31 है, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? तो कर्तव्य के क्षेत्र में अधिसूचना का प्रयोग नहीं किया जाता है। 32 है, कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? अर्धशासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, सही है। संबोधन के लिए प्रियश्री लिखा जाता है, स्वनिर्देश के लिए भवदीय लिखा जाता है। जहां पर प्राप्तकर्ता का पूरा नाम लिखा जाता है उसके ऊपर सेवा में लिखा जाता है, तो ये सेवा में नहीं हो सकता है। सेवा में सरकारी पत्र में प्रयोग होता है। अर्ध सरकारी पत्र में प्रिय लिखा जाएगा या अभिवादन लिखा जाएगा, सेवा में नहीं लिखा जा सकता। तो इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। इसमें औपचारिकता निभानी जरूरी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शासकीय पत्र से संबंधित नहीं है? तो 33 का देखो, यहाँ पे शासकीय पत्र से संबंधित नहीं है। इस प्रकार के पत्रों में नपे तुले, संक्षिप्त एवं संतुलित शब्दों का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार के पत्रों में उत्तम पुरुष एकवचन शैली का प्रयोग होता है। तो 33 का यहां पे हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि उत्तम पुरुष एकवचन शैली का प्रयोग किन पत्रों में होता है? यह होता है अर्ध सरकारी पत्रों में। अर्ध सरकारी पत्रों में उत्तम पुरुष एकवचन शैली का प्रयोग होता है, जबकि जो सरकारी पत्र होते हैं, जो शासकीय पत्र होते हैं, उसमें होता है अन्य पुरुष शैली का प्रयोग, अन्य पुरुष शैली का प्रयोग। तो इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा, ये शासकीय पत्र से संबंधित नहीं है। बाकी अन्य ऑप्शन, इस प्रकार के पत्रों का सरकारी कामकाज में सरकारी विभागों कार्यालयों द्वारा पत्राचार के लिए सबसे अधिक प्रयोग होता है, ये सही है। ऐसे पत्रों का एक निश्चित प्रारूप एवं शैली होने के कारण पत्रों को लिखते समय उन प्रारूपों पर विशेष ध्यान रखना होता है, ये भी सही है। तो ए, सी और डी सही है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। काफी महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है पत्र लेखन संबंधी, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी लगातार पूछे जाएंगे। 34 है, इनमें से कौन सा विकल्प शासकीय पत्र से संबंधित नहीं है? सरकारी पत्र से संबंधित नहीं है। यह सदैव अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं, बिल्कुल ये सही है। जो सरकारी पत्र होते हैं वो अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। यदि पत्र लंबा हो तो कई परिच्छेदों में बांटा जा सकता है। इस पत्र के अंतर्गत प्रथम परिच्छेद या पैरों की संख्या नहीं लिखी जाती है। यह प्राय समान स्तर के अधिकारी को लिखा जाता है। ये इसका सही है, क्योंकि ये संबंधित नहीं है। जो सरकारी या शासकीय पत्र होते हैं वो उच्च अधिकारी को लिखे जाते हैं। समान स्तर के जो अधिकारी है उन्हें लिखा जाता है अर्ध सरकारी पत्र, उसको कहते हैं अर्ध सरकारी पत्र। और अर्ध सरकारी पत्र में उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग होता है, एक वचन शैली मैं का प्रयोग होता है, जबकि जो सरकारी पत्र होते हैं उसमें अन्य पुरुष शैली का प्रयोग होता है। तो जो सरकारी या शासकीय पत्र होते हैं वो उच्च स्तर के अधिकारी को लिखे जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। ये इससे संबंधित नहीं है, शासकीय पत्र से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 है, टेंडर किसे कहते हैं? तो टेंडर कहते हैं यहाँ पे निविदा को। निविदा को क्या कहा जाता है? टेंडर कहा जाता है। 36 से, रिपोर्ट किसे कहते हैं? तो रिपोर्ट किसको कहते हैं? प्रतिवेदन को कहते हैं रिपोर्ट। किसी घटना की रिपोर्ट उसको कहा जाता है प्रतिवेदन। और प्रतिवेदन ये कितने प्रकार के होती है? ये भी 2 प्रकार के होते हैं।
शिकायती प्रतिवेदन, एक होता है शिकायती प्रतिवेदन। पूरा वो मैं आपको समझा चुका हूँ, इसके डिटेल्स नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पूरा लेक्चर आपको इसका मिल जाएगा। यूट्यूब की प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं या यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं पत्र लेखन बाय जरदारी क्लासेस, और इसके नोट्स अगर आपको चाहिए पत्र लेखन के तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। विवरणात्मक प्रतिवेदन, ठीक है, तो 36 का सी ऑप्शन। 37 प्रारूपण को कहा जाता है नोटिस, रिपोर्टिंग, ड्राफ्टिंग या नोटिफिकेशन। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ड्राफ्टिंग कहा जाता है प्रारूपण को। और प्रारूपण जो होता है इसको लेखन मसौदा भी कहा जाता है। लेखन मसौदा, लेखन मसौदा किसे कहा जाता है? प्रारूपण को कहा जाता है, या इसको आलेखन भी कहा जाता है। आलेखन या इसको प्रालेखन भी कहा जाता है। लेखन मसौदा, आलेखन, प्रालेखन, प्रारूपण, ड्राफ्टिंग, ये सब एक ही है। और प्रारूपण होता है क्या है? टिप्पण कार्य का अंतिम सोपान। कई बार प्रश्न बनता है कि टिप्पण कार्य का अंतिम सोपान किसे कहते हैं? अंतिम सोपान, तो ये होता है प्रारूपण। क्वेश्चन नंबर 38 है टिप्पण कार्य का अंतिम सोपान कहा जाता है। देखो अभी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो 38 का हो जाएगा डी ऑप्शन प्रारूपण, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। नेक्स्ट है यहाँ पे टिप्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो टिप्पण होते हैं 2 प्रकार के, 39 का डी ऑप्शन। प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं? 1 2 3 4, तो प्रतिवेदन भी 2 प्रकार के होते हैं। 41 है किसी घटना की रिपोर्ट कहलाती है, तो किसी घटना की रिपोर्ट को कहते हैं प्रतिवेदन, और ये 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है सरकार द्वारा रिक्तियों की सूचना देना अर्थात नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करना कहलाता है, तो ये कहलाता है विज्ञापन। 42 का बी ऑप्शन। 43 है परिपत्र किस शैली में लिखा जाता है? तो जो परिपत्र होता है, अब देखो परिपत्र होता क्या है? परिपत्र सरकारी पत्र में आता है, सरकारी पत्र में आता है। और सरकारी पत्र किस शैली में लिखे जाते हैं? सरकारी पत्र लिखे जाते हैं अन्य पुरुष शैली में, यानी परिपत्र भी अन्य पुरुष शैली में ही लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है शासकीय पत्र किस शैली में लिखा जाता है? तो शासकीय पत्र को लिखते हैं अन्य पुरुष शैली में। शासकीय पत्र यानी सरकारी पत्र, और इसको अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता है? संक्षिप्तता, प्रेषक, क्रमबद्धता या विनयशीलता। तो 45 का हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, विनयशीलता। 46 है निम्नलिखित में से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा? व्यापारिक, प्रार्थना पत्र, मित्र को पत्र, ये आ जाएगा 46 का सी ऑप्शन, मित्र को पत्र, ये वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आ जाएगा। टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो टिप्पण का मुख्य उद्देश्य होता है मामलों को नियमानुसार निपटाना, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। मामलों को नियमानुसार निपटाना ये टिप्पण का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 48 जो पत्र सरकारी विभागों, संबंध अधीनस्थ और स्वायत्तशासी निकायों या विदेशी सरकारों, राज्य सरकार, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? ऐसे पत्रों को कहते हैं सरकारी पत्र। 49 है बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका कार्यवृत्त, सी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो 50 का सही आंसर हो जाएगा अनुवाद, डी ऑप्शन। दोस्तों इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया हो कहलाता है, तो इसे कहते हैं न्यूज पेग। किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया हो, तो उसे कहते हैं न्यूज पेग। अब यहाँ पे देखो जो अन्य ऑप्शन है काफी महत्वपूर्ण ऑप्शन है। पीत पत्रकारिता किसे कहते हैं? तो पीत पत्रकारिता में क्या होता है? समाचारों को सनसनी या तोड़ मरोड़ कर पेश करना, इसे कहते हैं पीत पत्रकारिता। समाचारों को
तोड़ मरोड़ कर पेश करना, जिसको बोलते हैं ना कि यहाँ पे मसाला डालना, समाचारों में मसाला डाल के उसको वो करना, उस प्रकार से पेश करना। और इससे होता क्या है कि समाचार पत्रों की बिक्री बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है, तो इसे कहते हैं पीत पत्रकारिता। अब यहाँ पे पेज 3 पत्रकारिता ये क्या होती है, तो पेज 3 पत्रकारिता होती है ऐसे समाचार पत्र जिसमें, या ऐसे समाचार जिसमें फैशन या अमीरों की पार्टियों के बारे में ये समाचार होते हैं, तो इन्हें कहते हैं पेज 3 पत्रकारिता। और न्यूज पेपर ये मैंने आपको बता दिया है। तो पहले यहाँ पे डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, तो संचार की उत्पत्ति हुई है चर से। चर का अर्थ होता है चलना, चर का अर्थ क्या होता है, चलना, यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पे एंकर बाइट कहते हैं। एंकर द्वारा मुख्य समाचार पढ़ने को, एंकर द्वारा विस्तृत समाचार बताने को, एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो या कथन दिखाने को। सी ऑप्शन इसका सही है। एंकर बाइट किसे कहते हैं, एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो या कथन दिखाने को। जैसे एंकर जब आपके सामने कोई न्यूज बता रहे हैं, ठीक है, तो फिर उस घटना की पुष्टि हेतु वो कई बार बताते हैं कि बाइट चलाइए यहाँ पे, यानी उस घटना की पुष्टि हेतु, उस समाचार की पुष्टि हेतु एक वीडियो चलाना या वीडियो या एक कथन दिखाना, वीडियो दिखाना, तो उसे कहते हैं एंकर बाइट, बाइट चलाना। तो तीसरे का सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी खबर की भाषा शैली, व्याकरण, वर्तनी तथा तथ्यों संबंधी अशुद्धियों को कौन दूर करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपसंपादक। ये क्या करता है, भाषा शैली, खबर की जो भाषा शैली होती है, व्याकरण या वर्तनी संबंधी जो अशुद्धियां होती है उनको दूर करता है उपसंपादक। अब यहाँ पे देखो संपादक, संपादक क्या होता है, तो किसी पत्रिका, समाचार पत्र आदि को संशोधित करके प्रकाशन के योग्य बनाकर प्रकाशित करता है, इसे कहते हैं संपादक या एडिटर। उपसंपादक क्या होता है, खबर की भाषा शैली, व्याकरण, वर्तनी तथा तथ्यों संबंधी अशुद्धियों को ये दूर करता है, और ये संपादक का सहायक होता है, इसलिए इसको उपसंपादक कहते हैं। रिपोर्टर क्या होता है, ये समसामयिक घटनाओं, मुद्दों आदि की सूचना एकत्र करता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फीडबैक। संचार प्रक्रिया में जो प्राप्त करता है उसकी प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, फीडबैक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं, तो पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं पारपत्र। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा आदि विभिन्न माध्यम है, तो ये किसके माध्यम है, सही आंसर हो जाएगा ये है संचार और जनसंचार के विभिन्न माध्यम। अब देखो संचार या जनसंचार के जो माध्यम होते हैं, एक होता है प्रिंट माध्यम, प्रिंट माध्यम, प्रिंट मीडिया, इसमें आते हैं समाचार पत्र, समाचार पत्र। एक होता है श्रव्य माध्यम, जिसमें समाचार को केवल सुना जाता है, जैसे रेडियो आ गया या टेलीफोन, ये श्रव्य माध्यम है। फिर आता है श्रव्य और दृश्य माध्यम, इसमें क्या होता है, श्रव्य यानी सुना भी जाता है और देखा भी जाता है, जैसे टेलीविजन, टेलीविजन आता है श्रव्य दृश्य माध्यम के अंतर्गत। और फिर आते हैं आधुनिक माध्यम, आधुनिक माध्यम, आधुनिक माध्यम में जैसे इंटरनेट आ गया, वेब पत्रकारिता, ये सारे आधुनिक माध्यम में आ गए, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। दोस्तों यहाँ पे पत्रकारिता, जनसंचार, इसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा इस टॉपिक के नोट्स डिटेल्स में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, इस टॉपिक के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के व्यू पॉइंट से। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन पर देखे गए क्रिकेट मैच को कहते हैं, तो ये होता है सीधा प्रसारण, सीधा प्रसारण, लाइव, लाइव प्रसारण जिसे कहते हैं, यानी सीधा प्रसारण। तो टेलीविजन पर देखे गए क्रिकेट मैच को कहते हैं सीधा प्रसारण। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, ईमेल किस माध्यम में आता है, तो जो ईमेल होता है वो आता है यहाँ पे आधुनिक दृश्य माध्यम में,
ईमेल किस माध्यम में आता है? आधुनिक दृश्य माध्यम में। क्वेश्चन नंबर 10 है, समाचार पत्र लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है। तो उल्टा पिरामिड शैली जो कि समाचार लेखन की सबसे प्रचलित और प्रभावी और लोकप्रिय शैली है। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अभी उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है? तो उल्टा पिरामिड शैली जो कि समाचार लेखन की सबसे प्रचलित और प्रभावी शैली तो ये है ही। लगभग 90% खबरें इस शैली में लिखे जाते हैं। और इस समाचार की जो ये शैली है, इसमें 3 हिस्से होते हैं किसी भी समाचार के। पहला होगा मुखड़ा, मुखड़ा यानी इसको कहते हैं इंट्रो। दूसरा होता है बॉडी और तीसरा होता है समापन। तो जो इंट्रो होता है, जो मुखड़ा होता है, इसमें खबर के मूल तत्वों को शुरू में 2-3 लाइनों में 2-3 पंक्तियों में लिखा जाता है और ये खबर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो उल्टा पिरामिड शैली का खबर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है मुखड़ा। फिर बॉडी में समाचार का विस्तृत ब्यौरा होता है और फिर समापन हो जाएगा। और उल्टा पिरामिड शैली में क्लाइमेक्स सबसे पहले होता है, जबकि जो कहानी तथा कथा लेखन होता है वो बाद में होता है। तो जो क्लाइमेक्स होता है वो मुखड़े में डाला जाता है। तो समाचार लेखन की सबसे प्रचलित और प्रभावी और लोकप्रिय शैली है उल्टा पिरामिड शैली। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किस संचार शास्त्री के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है? तो सही आंसर हो जाएगा विल्बर ट्रेम के अनुसार संचार अनुभवों की क्या है? साझेदारी है। ये कहा था विल्बर ट्रेम ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, तकनीकी या यांत्रिकी माध्यम से समाज के विशाल वर्ग से संवाद किसके द्वारा कायम किया जाता है? तो 12 का यहाँ पे सटीक आंसर हो जाएगा जनसंचार के द्वारा समाज के विशाल वर्ग से संवाद स्थापित किया जा सकता है, कायम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जब कोई 2 व्यक्ति आमने सामने बैठकर संचार करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है यहाँ पे अंतः व्यक्ति संचार। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। जब कोई 2 व्यक्ति आमने सामने बैठकर संचार कर रहे हैं तो उसे कहते हैं अंतः व्यक्ति संचार। तो 13 का हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से सांकेतिक विचार कौन सा है? तो इशारे से बुलाना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सांकेतिक विचार हो जाएगा। प्रभावी संचारक कौन होता है? जो उन विचारों और भाषा को उपयोग करे जो दर्शकों को एकजुट कर सके, तभी तो दर्शक उस समाचार पत्र को पढ़ेंगे। तो संदेश में सुधार करना कि दर्शकों को क्या सुनना पसंद है, क्या पढ़ना पसंद है, किस भाषा का प्रयोग किया जाए, किन विचारों का प्रयोग किया जाए, ये कौन करता है? संचारक। और जो संचारक ऐसा करता है उसी को प्रभावी संचारक कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नियंत्रण, अभिव्यक्ति, सूचना, सामाजिक संपर्क, मनोरंजन, निगरानी आदि संचार के क्या है? तो ये संचार के कार्य हैं। 16 का सी ऑप्शन। 17 है, भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? तो नारद जी को माना जाता है भारत का पहला समाचार वाचक। नारद जी को आपने देखा होगा एक लोक से दूसरे लोक में जाते थे, तो इसलिए इन्हें भारत का पहला समाचार वाचक भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मीडिया जब तक जनता को लेकर नहीं चलेगी तब तक जनता भी साथ नहीं देगी, यह कथन किसका है? तो ये कथन है यहाँ पे प्रभास जोशी जी का, बी ऑप्शन। मीडिया जब तक जनता को लेकर नहीं चलेगी तब तक जनता भी साथ नहीं देगी, ये कहा था प्रभास जोशी ने। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे, संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया, यानी जिस तक संचार पहुंच रहा है, जो संचार को प्राप्त कर रहा है, तो फिर संचार के बारे में जो उसकी प्रतिक्रिया होती है उसे कहते हैं फीडबैक। 19 का ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, संचार कैसी प्रक्रिया है? अंतर क्रियात्मक, बाह्य क्रियात्मक, चौदिशा क्रियात्मक या अपर क्रियात्मक? तो संचार है अंतर क्रियात्मक प्रक्रिया। नेक्स्ट है यहाँ पे, संदेश का आखिरी लक्ष्य कौन होता है? प्रेषक, संदेशवाहक, संदेश लेखक या प्राप्तकर्ता? तो आखिरी लक्ष्य होता है प्राप्तकर्ता, जो उस संदेश को प्राप्त करेगा, जिस तक हम उस संदेश को पहुंचा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, संदेश को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो माध्यम की आवश्यकता होती है। अब उसमें वो आपका प्रिंट माध्यम हो सकता है जैसे समाचार पत्र है, श्रव्य माध्यम हो सकता है जैसे रेडियो हो गया, टेलीफोन हो गया, दृश्य माध्यम हो सकता है श्रव्य दृश्य माध्यम जैसे टेलीविजन हो गया, या आधुनिक माध्यम हो गया वेब पत्रकारिता, जो आजकल इंटरनेट वेब पत्रकारिता, ये भी समाचार के
माध्यम है आधुनिक माध्यम। तो माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, 22 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में पहली बोलती फिल्म आलम आरा कब बनी? तो आलम आरा जो कि भारत की पहली बोलती फिल्म थी और ये बनी थी 1931 को, 1931 को, सी ऑप्शन। और इसके निर्देशक कौन थे? अर्देशिर ईरानी। जो आलम आरा के निर्देशक थे ये थे अर्देशिर ईरानी। और आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म थी। नेक्स्ट यहाँ पे 1913 में बनी पहली भारत की फिल्म राजा हरिश्चंद्र भारत की कौन सी फिल्म थी? 1913 में बनी फिल्म राजा हरिश्चंद्र भारत की कौन सी फिल्म थी? ये थी भारत की पहली फिल्म, भारत की पहली मूक फिल्म। इस प्रकार से भी प्रश्न बनता है, भारत की पहली मूक फिल्म कौन थी? तो ये थी राजा हरिश्चंद्र। और इसको किसने बनाया था? इसके निर्देशक कौन थे? तो इस फिल्म के जो निर्देशक थे वो थे दादा साहेब फाल्के। भारतीय पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनी थी और इसके निर्देशक थे दादा साहेब फाल्के। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में टेलीविजन का आगमन कब हुआ? तो भारत में टेलीविजन का आगमन हुआ था 1959 में। डी ऑप्शन हो जाएगा 25 का यहाँ पे सही आंसर। और टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लेगी बेयर द्वारा। इन्होंने टेलीविजन का आविष्कार किया था और भारत में 1959 में टेलीविजन की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतन भोगी कर्मचारी क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा पूर्णकालिक पत्रकार। जो नियमित वेतन भोगी कर्मचारी होता है, पत्रकार होता है, उसे पूर्णकालिक पत्रकार कहते हैं। अब देखो पत्रकार भी यहाँ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। पत्रकार। पूर्णकालिक पत्रकार क्या होता है? किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतन भोगी। ये क्या होता है? नियमित ये काम कर रहा है तो नियमित वेतन भोगी। अंशकालिक पत्रकार क्या होता है? ये निश्चित समय पर निश्चित वेतन पर काम करने वाला होता है। ये क्या करता है? निश्चित वेतन पर, निश्चित समय पर और निश्चित वेतन पर। जैसे इसने कुछ समय के लिए काम किया तो उसको कुछ समय के पैसे मिलेंगे, निश्चित वेतन पर ये काम करता है, तो इसे कहते हैं अंशकालिक। यानी अंशकाल कुछ समय के लिए पत्रकारिता करता है इस एजेंसी में। और तीसरा है फ्रीलांसर पत्रकार। ये भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबार और समाचार पत्रों में क्या करते हैं? काम करते हैं। इन्हें कहते हैं फ्रीलांसर पत्रकार। तो 26 का ए ऑप्शन है। 27 यहाँ पे, नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम है। तो नाटक का सबसे जरूरी और जो सशक्त माध्यम होता है वो होता है नाटक का संवाद। संवाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई नाटक चल रहा है सामने तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें संवाद कैसे चल रहा है। अगर संवाद ही ठीक ही ना हो तो फिर पर्दा, भाषा, मधुर आवाज, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका डी ऑप्शन है। 28 भारत का पहला छापा खाना कहाँ स्थापित हुआ था? 28 का सही आंसर है गोवा में। गोवा में 1556 में भारत का पहला छापखाना स्थापित हुआ था। छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? तो छापे खाने का आविष्कार किया था जेम्स, यहाँ पे सही जॉन गुटेनबर्ग। 29 का हो जाएगा बी ऑप्शन, जॉन से गुटेनबर्ग, जो कि कहाँ का था? जर्मनी का था। क्वेश्चन नंबर 29 का बी ऑप्शन है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, इंटरनेट के लिए हिंदी शब्द। तो इंटरनेट के लिए हिंदी में कहा जाता है इंटरनेट को अंतरजाल। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? तो ऑल इंडिया रेडियो की जो स्थापना हुई थी 1936 में। अगर हम भारत में रेडियो के इतिहास की बात करें तो भारत में रेडियो सेवा जो प्रारंभ हुई थी वो 1923 में हुई थी बॉम्बे में, आज का मुंबई। उसके बाद भारत में पहला रेडियो स्टेशन इसकी स्थापना हुई 1927 को।
उसके बाद 1930 में रेडियो स्टेशन का राष्ट्रीयकरण किया गया और उसका नाम रखा गया भारतीय प्रसारण सेवा, यानी भारतीय प्रसारण सेवा। इसकी शुरुआत हुई 1930 में। रेडियो स्टेशन का राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम भारतीय प्रसारण सेवा किया गया 1930 में। और फिर 1936 में 1936 में भारतीय प्रसारण सेवा का नाम बदलकर क्या रखा गया, ऑल इंडिया रेडियो। तो 1936 में इसका नाम हो गया ऑल इंडिया रेडियो। तो इसका बी ऑप्शन है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, समाचार लेखन में किस शैली का प्रयोग होता है? तो 32 का सही आंसर है यहाँ पे उल्टा पिरामिड शैली, जो कि सबसे प्रचलित शैली है। तो जैसे उल्टा पिरामिड शैली को कितने हिस्सों में बांटा गया है? तो उल्टा पिरामिड शैली को यहाँ पे 3 हिस्सों में बांटा गया है। तो 33 का हो जाएगा सी ऑप्शन। सबसे पहला होता है इंट्रो यानी मुखड़ा, फिर होता है बॉडी, समाचार की बॉडी, और फिर होता है समापन। तो 3 हिस्से हैं उल्टा पिरामिड शैली के। 34 है, रंगमंच किस साहित्यिक विद्या में आवश्यक है? रंगमंच के साहित्यिक विद्या में आवश्यक है। 34 का सही आंसर हो जाएगा नाटक प्रदर्शन में। 35 सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम क्या है? तो सही आंसर है इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 36 है, रेडियो नाटक किस प्रकार का माध्यम? तो जो रेडियो नाटक होता है ये माध्यम है श्रव्य माध्यम, क्योंकि रेडियो में जो भी नाटक आता है, जो भी समाचार आता है, उसको हम केवल सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो ये श्रव्य माध्यम के अंतर्गत आता है। मीडिया की भाषा में बीट का अर्थ क्या है? तो मीडिया की भाषा में बीट का अर्थ है क्षेत्र। जैसे जो पत्रकार होते हैं तो जो उनका क्षेत्र होता है उसे कहते हैं बीट। तो मीडिया की भाषा में बीट क्या है? यहाँ पे क्षेत्र है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखने वाला पत्रकार क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं फ्रीलांसर, जो क्या करता है भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों में लिखता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, पत्रकार किस किस प्रकार के होते हैं? पूर्णकालिक पत्रकार, फ्रीलांसर, अंशकालिक और औपचारिक। तो सभी डी ऑप्शन हो जाएगा। पूर्णकालिक पत्रकार कौन होता है? किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी। फ्रीलांसर क्या होता है? जो भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबार समाचार पत्रों में काम करता है। अंशकालिक पत्रकार जो निश्चित समय और निश्चित वेतन पर काम करता है। तो ये 3 प्रकार के पत्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, उदंड मार्तंड नामक समाचार पत्र के प्रथम संपादक थे पंडित जुगल किशोर। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का पहला हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र था। सी ऑप्शन उदंड मार्तंड, जो कि भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। क्वेश्चन नंबर 42 है, उल्टा पिरामिड शैली में खबर के मूल तत्व को शुरू की पंक्ति में बताया जाता है, उसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मुखड़ा। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अब यहाँ पे देखो कुछ अन्य ऑप्शन है। यहाँ पे बाइट किसे कहते हैं? एंकर बाइट, इसे कथन कहा जाता है। किसी भी खबर की पुष्टि के लिए उस खबर से संबंधित जो वीडियो क्लिप होती है, वीडियो क्लिप यानी बाइट चलाना। तो और ये ऑडियो क्लिप भी हो सकती है, ठीक है, ऑडियो क्लिप। किसी खबर की पुष्टि के लिए वीडियो क्लिप चलाना या ऑडियो क्लिप चलाना, उसे क्या कहते हैं? इस वीडियो क्लिप या इस ऑडियो क्लिप को कहते हैं उस खबर की बाइट। उसके बाद यहाँ पे बॉडी क्या हो गया? ये उल्टा पिरामिड शैली में मुखड़ा के बाद का जो हिस्सा होता है उसे बॉडी कहा जाता है। और फ्लैश को ब्रेकिंग न्यूज भी कहा जाता है। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, कोई बड़ी खबर या महत्वपूर्ण न्यूज जो कम शब्दों में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है उसे फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, किसी खबर की पुष्टि के लिए उस खबर से संबंधित वीडियो क्लिप या ऑडियो क्लिप को कहते हैं एंकर बाइट। 43 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 है, किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण कहलाता है? तो इसका ये कहलाता है लाइव, सीधा प्रसारण, लाइव, ठीक है। अब देखो ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता चुका हूं, इसको फ्लैश भी कहते हैं। कोई बड़ी खबर या महत्वपूर्ण न्यूज जो कम शब्दों में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है।
लाइव हो गया सीधा प्रसारण। एंकर विजुअल क्या है? तो एंकर विजुअल किसे कहते हैं? जब किसी घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं तो उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है, उसे कहते हैं एंकर विजुअल। एंकर उन विजुअल्स के आधार पर क्या करता है? खबर को पढ़ता है। फ्लैश हो गया ब्रेकिंग न्यूज।